तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, जिसमें से एक क्वेश्चन मिस्टेक से हमने गलत ऑप्शन को टिक कर दिया था, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। वो 24 या 25 नंबर क्वेश्चन होगा, जिसमें हम बताए थे कि जब किसी चुंबक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसको घुमाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो बराबर था mb 1 माइनस कॉस थीटा के। mb 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन गलती से हमने साइन थीटा को टिक कर लिया था, तो उसको वहां पे उसको सुधार लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ये वाला आंसर जिसमें होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चैप्टर 6 का फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि इस क्वेश्चन में लिखा क्या गया है। लिखा है कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, यानी कोई परिपथ है जिसका प्रतिरोध जो है वो 10 ओम दिया गया है। यानी प्रतिरोध को आपको पता है R से सूचित करते हैं, और R का वैल्यू जो है वो हमारा कितना है, 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम। इसके बाद जो है, इसके बाद कह रहा है कि यदि उस परिपथ से t समय में चुंबकीय फ्लक्स फाई 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 से परिवर्तित हो रहा है, यानी जिस परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, उस परिपथ में t टाइम पर जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो इतना परिवर्तन हो रहा है, 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। यानी इसको हम चाहें तो फाई लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस में 1, इतना। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर टाइम 0.25 सेकंड लगे तो उसमें से कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो समझने का अगर प्रयास करें, यहाँ पे हम देखें तो एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे फैराडे के नियम से, जो कि E बराबर होता है डी फाई बाई डी टी। इसको मोड के अंदर रख दिया जाता है कि जो भी वैल्यू अगर हमारा माइनस में आ रहा हो, मोड से निकलने के बाद प्लस में हो जाएगा। तो E विद्युत वाहक बल होता है, E का E रहने देते हैं हम लोग, और डी फाई के जगह पे आप देखिए ये वाला वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये फाई का वैल्यू है। तो डी और 6t स्क्वायर माइनस 5t और प्लस में 1 और बटन हो जाएगा dt। जब dt के सापेक्ष 5t स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है ना, ये प्लस उधर प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ पे dt के सापेक्ष जब इस वैल्यू का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर वाला आके यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12t, और इसमें से t हट जाएगा माइनस 5 आ जाएगा। यानी ये हमारा होगा विद्युत वाहक बल का वैल्यू, विद्युत वाहक बल का वैल्यू। अब यहाँ पे यह जो विद्युत वाहक बल है उसमें देख रहे हैं हम टाइम, यानी यहाँ पे 12t है और टाइम का वैल्यू दिया है 0.25 सेकेंड। तो अगर हम t का वैल्यू वहाँ पे रख लेते हैं, इसको मोड के अंदर लेके चलेंगे, तो 12 इंटू टी का वैल्यू हो जाएगा 0.25 और माइनस में 5। 12 से जब गुणा करेंगे उसमें, है ना, तो ये हो जाएगा 12 25 60 का 0, हाथ में 6, 12 दूना 24, 6 30 माइनस 5। पॉइंट 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 3 में से 5 घटेगा, -2 का मोड हो जाएगा 2। यानी एक तरह से यहाँ पे हम देखें तो जो विद्युत वाहक बल हमको मिला, विद्युत वाहक बल यहाँ पे बना देते हैं इसको, 3 माइनस 5 बराबर -2, और -2 मोड से बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा। ये हमारा होगा विद्युत वाहक बल का वैल्यू। यानी एक तरह से हम उसको भी लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल को। तो E का वैल्यू 2 है, यानी इसको हम भी लिख सकते हैं। अच्छा, भी जब हमको दिया हुआ हो, R भी दिया हुआ हो, तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, I निकाल सकते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बटा R। V के जगह पे 2, R का वैल्यू 10, भाग देंगे तो 0.2 एम्पियर की धारा जो होगी वो प्रवाहित होगी। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन। दूसरा सवाल, लेंज का नियम। लेंज का नियम संबंध है, किससे संबंधित है, आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं हम, लेंज का नियम क्या है। लेंज के नियम में आपको बताया जाता है कि अगर कोई चुंबक हो और उस चुंबक के पास यदि किसी कुंडली को लेके जाते हैं, है ना,
और उस चुंबक और कुंडली के बीच अगर आपेक्षिक गति होती है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे समझे, मान के चलिए ये हमारा एक चुंबक है, ठीक है, और इस चुंबक के पास अगर किसी कुंडली को लेके जाते हैं और इस कुंडली को यदि गति कराते हैं, गति कराने का मतलब इसको आगे पीछे करते हैं, समझ रहे हो ना, तो क्या होता है, इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है एक तरह से, ठीक है, क्या उत्पन्न होता है, धारा, प्रेरित धारा, धारा उत्पन्न होती है। लेकिन वो धारा आती कहाँ से है, तो होता ये है प्रक्रिया इसमें कि जब इस कुंडली को हम इस चुंबक के पास लेके आते हैं तो यह जो एस ध्रुव यहाँ पे चुंबक के पास वाला ध्रुव एस ध्रुव है, तो ये भी अपने ध्रुव को, पास वाले ध्रुव को एस बना लेता है और एस एस के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कुंडली के पास लेके आते हैं जहाँ पे हमको एक कार्य करना पड़ता है और वही कार्य हमारा वही कार्य बदल जाता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में, कार्य हमारा बदल जाता है विद्युत ऊर्जा में। फिर उसी प्रकार जब दूर लेके जाते हैं कुंडली को, जब यहाँ से कुंडली को हम दूर लेके उधर लेके जाते हैं, समझ रहे ना, तो जब पास लेके आते हैं तो समान ध्रुव बन जाता है। जब दूर लेके जाते हैं तो यहाँ पे अगर एस है तो इस वाले के पास बन जाएगा नॉर्थ, एन पोल बन जाएगा, यानी इन दोनों के बीच होगा अब आकर्षण। यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा था चूंकि सेम ध्रुव बन गया था, यहाँ पे आकर्षण होगा, लेकिन फिर भी इसके विरुद्ध क्या करेंगे, हम एक कार्य करेंगे, फिर वह कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से फैराडे का नियम यह कहता है कि जब किसी चुंबक को कुंडली के साथ आगे पीछे गति कराते हैं तो उसमें कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ पे एक तरह से हम देखें तो हमको कार्य करना पड़ रहा है, और कार्य का मतलब ऊर्जा से है, इसलिए जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा से संबंधित है, ना कि द्रव्यमान से और नहीं आवेश। आवेश द्रव्यमान की तो यहाँ पे बात ही नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी ऊर्जा से। अगला सवाल है चुंबकीय फ्लक्स का असाई मात्रक, तो इसमें सोचना ही इसका आंसर हो जाएगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का असाई मात्रक होता है वेबर। अब अगला है, यदि ds क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र B लंबवत हो तो ds चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला अगर आप देखें, है ना, तो चुंबकीय फ्लक्स का बनता है फॉर्मूला क्या, तो BA cos थीटा। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, BA cos थीटा, BA cos थीटा। B क्या है, तो B हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, A एरिया होता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे अगर कोई प्लेट लगा दिया जाए और प्लेट के सामने कोई चुंबक रखा जाए ना जी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो इसमें से निकलती हैं, तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्लेट से भी प्रवेश करती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्लेट पर लंबवत अंदर प्रवेश करती हैं उसी को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। परंतु अगर इस प्लेट का एरिया दे दिया गया हो, इस चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू दे दिया गया हो, तो हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मान। यहाँ पे थीटा जो होता है B और A के बीच का कोण लिखा रहता है, और थीटा क्या कर रहा है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र B पर क्या है, लंबवत है, यानी ds यानी क्षेत्रफल जो है वो B पर लंबवत है, यानी B और A के बीच का कोण जो है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे cos 90 का मान रखेंगे हम, थीटा के जगह पे 90, तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो BA और यहाँ पे लिखेंगे cos 90, तो BA cos 90 का मान 0, और 0 से जब गुणा करेंगे तो पूरा चुंबकीय फ्लक्स 0 बना देगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी अगर क्षेत्रफल जो है चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत है तो चुंबकीय फ्लक्स की संख्या 0 हो जाती है, कोई भी चुंबकीय फ्लक्स नहीं निकलता है। अगला सवाल 5 नंबर है, 1 हेनरी बराबर होता है। अच्छा, हेनरी की बात करें तो हेनरी आपका ये होता है, मिट गया है। हेनरी जो है, हेनरी मात्रक होता है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक और अनोन्य प्रेरकत्व का मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी जो है वो बराबर होता है 10⁻³ मिली हेनरी, 10⁻³ मिली हेनरी के बराबर होता है, ठीक है ना। हेनरी 10⁻³ मिली हेनरी, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, यानी एक चालक है जो क्लोज है, और यहाँ पे मान के चलते हैं कि
एक ये पहले चुंबक ले लेते हैं और एक चालक ले लेते हैं। ये क्लोज है, चालक देख लीजिए, चालक है जिससे धारा प्रवाहित होगी, मेटल का बना हुआ है। ये क्लोज है, यहाँ पे एक चुंबक है, वही चुंबक स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन कह रहा है कि कौन से कंडीशन में, ये चुंबक है, किस स्थिति में इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। ऑप्शन क्या है, केवल चुंबक गतिशील हो, यानी कह रहा है कि अगर चुंबक को गति कराएंगे केवल इसको, तो क्या इसमें धारा प्रवाहित होगा। दूसरा कह रहा है केवल चालक गतिशील हो, यानी इसको गति कराएंगे तो क्या धारा प्रवाहित होगा। या फिर चुंबक और चालक दोनों को गति कराएं तो धारा प्रवाहित होगा। और चौथा ऑप्शन है चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो, तो यही आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। जब चुंबक और चालक पदार्थ के बीच आपेक्षिक गति कराया जाता है तभी जाके उस चालक से धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व हो चाहे अनोन्य प्रेरकत्व हो, ये आपको क्लास में बताए हैं कि दोनों का मात्रक सेम होता है। यानी यहाँ पे हमारा जो मात्रक होगा वो स्वप्रेरकत्व हेनरी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। प्रेरकत्व कोई भी हो, स्वप्रेरकत्व हो या अनोन्य प्रेरकत्व हो, दोनों का मात्रक हेनरी होता है। अब अगला सवाल देखिए, ये न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है। कह रहा है कि जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में धारा यानी आई का मान, आई नहीं, धारा 0.1 सेकंड, यानी ये टाइम का मान है 0.1 सेकंड, ठीक है, सेकंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है। यानी धारा जो है, धारा 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होता है। एक तरह से अगर करंट का मान देखें हम, यानी di/dt, ये परिवर्तित धारा का जो मान है वो 5 एम्पियर से 2 एम्पियर, यानी 2a - 5a, ठीक है ना। जब इसको घटा देंगे तो -3a, इस प्रकार से धारा का मान परिवर्तित हो रहा है। तो 50 वोल्ट, अब वोल्ट मतलब विभव, ई लिखो चाहे भी लिखो, इसका वैल्यू दिया है 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व बताइए। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। स्वप्रेरकत्व, विद्युत वाहक बल जो होता है स्वप्रेरकत्व का, वो होता है E = -L di/dt। E = -L × di/dt। ये di/dt धारा के मान में परिवर्तन है। L है, इसी को बोलते हैं स्वप्रेरकत्व, जो इसका वैल्यू हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। E जो है वो विद्युत वाहक बल है। तो E का वैल्यू दिया है 50, तो इसके जगह पे लिख लेंगे 50, माइनस का माइनस, L का वैल्यू निकालना है तो निकालेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। और di/dt का वैल्यू यहीं पे निकालें हम लोग, -3 एम्पियर, तो -3 एम्पियर। 50 = अब यहाँ पे अगर हम देखें तो, गलती कर दिए, नहीं, टाइम भी है ना, di/dt, ये धारा के मान में परिवर्तन है, एक तरह से धारा का मान है, ये I का मान है, ठीक है ना। तो di के जगह पे -3 और बटा में dt यानी टाइम हमारा दिया है 0.1 सेकेंड, तो 0.1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा, 10 से कटेगा, 10 बचे 50, यानी 5 बराबर इधर बचेगा L और 3, यानी L × 3। हमको निकालना है L का मान। L का मान निकालने के लिए 3 को इधर भेज देंगे, 3 इधर आएगा तो 5 के बट्टा में हो जाएगा, और जब भाग देंगे 5 से तो 1.67 करके आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बनेगा A, यानी 1.67 हेनरी जो होगा वो स्वप्रेरकत्व का मान होगा। अगला सवाल 9 नंबर, प्रेरक कुंडली उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है प्रेरक कुंडली? प्रेरक कुंडली तो पहले जानिए होता क्या है। प्रेरक कुंडली होता है कि जब किसी चालक में हम अलग से कोई कुंडली लपेटते हैं, समझ रहे हैं ना, तो वो प्रेरक कुंडली बन जाता है। प्रेरक कुंडली में अपने आप धारा उत्पन्न होती है जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं। तो धारा का मान वहाँ पे बहुत ही अल्प धारा होता है, लेकिन वोल्टेज का मान अधिक होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण धारा उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि प्रेरक कुंडली जो होगा उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है, यानी अधिक वोल्टेज डेवलप करता है, लेकिन धारा का मान कम हो करता है, ठीक है ना। वोल्टेज का मान अधिक, धारा का मान कम, यानी ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है। हमने अभी ये फॉर्मूला आपको लिखा
तो एल को बताया कि एल जो है वो स्वप्रेरकत्व है, एल को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो यहाँ भी स्वप्रेरकत्व का वैल्यू दे दिया है, जो कि है कितना, तो 5 हेनरी है। कितना है, 5 हेनरी, 5 हेनरी है। एल का वैल्यू एक तरह से दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं ना यहाँ पे, एल इज इक्वल टू दिया है 5 हेनरी। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इससे बहती धारा की दर, अब यहाँ पे दर जब दे दिया तो यानी di/dt का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर पर सेकेंड बहती धारा का जो दर है यानी di/dt का मान है वो दिया है कितना, 2 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है कि चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। विद्युत वाहक बल मतलब E का वैल्यू, अभी आपको फॉर्मूला बताए थे, E बराबर होता है -L/di/dt। ठीक है, तो E विद्युत वाहक बल है, इसी का वैल्यू निकालना है। ये माइनस का माइनस, L के जगह पे 5 चूंकि स्वप्रेरकत्व तो इसमें दिया है इनटू, और di/dt का वैल्यू दिया है 2, तो 2 कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 दूना 10, माइनस में ये विद्युत वाहक बल है तो इसका मात्रक हो जाएगा V यानी वोल्टेज। तो बताओ -10 वोल्टेज ऑप्शन नंबर सी में है, यानी हम सीधा सीधा कह देंगे ऑप्शन नंबर सी -10 वोल्ट। तो ये रहा हमारा 10 क्वेश्चन, और इसमें 5 क्वेश्चन है। चूंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है इसलिए एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हैं 2011 तक केवल 15 लगभग 10 ही क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन और हम एक्स्ट्रा आप लोगों को अपने तरफ से बनवा रहे हैं, जो एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है या उसके आधार पर एग्जाम में सवाल आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। सवाल में यह लिखा गया है कि एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, यानी जो उसका L है, L वो किस पर निर्भर करता है, L का वैल्यू। परिनालिका का ध्यान रखना है, किसका, परिनालिका का। तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला अलग होता है। यहाँ पे देखिए एक सवाल इसी से रिलेटेड है, 13 नंबर सवाल क्या है, तो एक परिनालिका, यहाँ भी परिनालिका यहाँ भी परिनालिका की लंबाई क्या है, L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर A है और उसमें N फेरे लगाए गए हैं तो उसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा। तो इसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा, ऑप्शन नंबर A होगा। यानी अगर कोई भी परिनालिका हो, उस परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निकालना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और सवाल तो वही कह रहा है कि परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, N पर, ये फेरों की संख्या है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और यहाँ पे प्रति एकांक लंबाई पर। तो देख लो, धारा ऑप्शन दिया, धारा तो इस फॉर्मूला में ही नहीं है तो धारा कट गया। परिनालिका की लंबाई, तो L दिया है लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यानी जो कि N है, N पर, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों पर, जो बी नंबर है यानी लंबाई पर भी और फेरों की संख्या दोनों पर भी निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, और ये तो ए फॉर्मूला टिक कर ही दिए हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि एक वृत्ताकार कुंडली में तार के 500 फेरे हैं। एक वृत्ताकार कुंडली है और उसमें 500 फेरा लगाया गया इस प्रकार से, और उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो इस कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान बताइए। तो देखो यहाँ पे कुंडली डिपेंड करता है कि कुंडली किस किस प्रकार का है। परिनालिका का है तो अलग फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ पे वृत्ताकार का रहा है तो यहाँ पे अलग फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, L इज इक्वल टू μ0/2 पाई n स्क्वायर इंटू r। ये किसका है, वृत्ताकार कुंडली का, ठीक है ना। μ0 का अलग वैल्यू होता है, μ0 का वैल्यू आप अपना लिख लीजिएगा 4 गुणे 10 के पावर -7, यहाँ पे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ये किसका वैल्यू, μ0 का। पाई का वैल्यू 3.14, n स्क्वायर, n मतलब फेरा है तो फेरों का स्क्वायर यानी 500 गुणे 500, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा, और इंटू में है r, r मतलब त्रिज्या, तो 5 सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, और नीचे ये 2 है तो 2 जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, वो हमारा लगभग में आ जाएगा हमारा 25 मिली हेनरी, ये वाला ऑप्शन डी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा इसलिए हम उसको छोड़ दे रहे हैं। 13 तो हो ही गया। 14 देखिए, 600 फेरों वाली एक चालक कुंडली है, यानी एक चालक कुंडली है जिसमें कितने फेरे हैं, 600। उसके बाद क्या कह रहा है,
उसके बाद कह रहा है कि कुंडली का स्व प्रेरकत्व कितना है 108 मिली हेनरी। और फिर इसी प्रकार एक और दूसरी कुंडली है जिसमें कितने फेरे हैं 500, मतलब ये पहले कुंडली में 600, दूसरे कुंडली में 500 फेरे हैं। तो इस कुंडली का स्व प्रेरकत्व हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम सीधा सीधा देखें तो स्व प्रेरकत्व जो है वो कुंडली में फेरों की संख्या के प्रोपोर्शनल होता है एक तरह से n²। तो मान लेते हैं पहले कुंडली का स्व प्रेरकत्व L1, उसके फेरों की संख्या N1, दूसरे का हो जाएगा L2, फेरों की संख्या हो जाएगा N2। रेशियो का लगाएं अगर इन दोनों का तो एक तरह से आएगा L1/L2 इज इक्वल टू N1/N2। यही फॉर्मूला आएगा, L1/L2 इज इक्वल टू N1/L2। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे 600 फेरा तो N1 के जगह पे 600, नीचे है 500, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 जीरो से 2 जीरो, 36/25, 36/25 यानी L1/L2 यहाँ पे लिख देते हैं L1/L2 और इसका आ गया 36/25। अच्छा L1 का वैल्यू तो दिया है ना 108, यहाँ पे क्या दिया 108, 36 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा और ये 25 जाके उधर गुणा होगा तो L2 का वैल्यू आ जाएगा 25 × 75 मिली हेनरी। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 75 मिली हेनरी। समझ में आया है। कुंडली का स्व प्रेरकत्व होता है फेरों की संख्या के प्रोपोर्शनल होता है, तो L1 प्रोपोर्शनल N², ये N2 का स्क्वायर हो जाएगा, छूट गया था। दोनों को जब रेशियो लगाए तो L1/L2 बराबर हो गया N1/N2 का स्क्वायर। N1 और N2 के फेरों की संख्या दिया है 600/500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, यानी N1/L2 बराबर हो गया 36/25। L1 का वैल्यू दिया था 108, 36 से काट दिए 108 को 3 बार में, 25 जाके इधर गुणा हो जाएगा, 25 × 75 मिली हेनरी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। दो समान वृत्तीय समाक्ष चालक लूपों में से प्रत्येक में आई धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, यानी दो लूप हैं एकदम समान है, त्रिज्या और त्रिज्या सब कुछ समान है उनका, और धारा जो है इन दोनों में एक ही दिशा में अगर फ्लो कर रहा है तो दोनों को जब एक दूसरे के निकट लाएंगे तो धारा का मान में क्या परिवर्तन हो गया, धारा का मान घटेगा कि धारा का मान बढ़ेगा कि अपरिवर्तित रहेगा कि एक में बढ़ेगा और एक में घटेगा। तो देखो जब धारा की दिशा दोनों में समान होगा ना तो दोनों के एक पास लेके आने पर धारा का मान बढ़ जाता है, लेकिन अगर विपरीत दिशा में होगा तब उसको एक पास लेके आएंगे तो धारा का मान घट जाता है, तो इसलिए बढ़ने के कारण इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है इसलिए इसमें क्वेश्चन इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे बहुत बड़ा चैप्टर होगा, अल्टरनेटिंग करंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो लेके आएंगे वो बड़ा ही होगा लेक्चर। तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए, धन्यवाद।